बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FEI सुकून नवगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालोगे और आज हम यूनिट अव्वल का और एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं रमूज़ औक़ाफ़। हाँ बेटा, आज के इस टॉपिक का उन्वान है जो हम करने जा रहे हैं रमूज़ औक़ाफ़, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सिंबल सीक्रेट्स। ठीक, आओ बच्चों हम इस मौजू का मुताला करते हैं। ये अलामत एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से और एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है। ये अलामत का मानी है निशानियाँ। असल लफ्ज़ है अलामत, जिसके मानी है निशानी। ये उसी का अलामत लफ्ज़ का जमा है जिसका मानी है निशानियाँ। यह अलामत एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से और एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है। कहते हैं कि बेटा जो ये रमूज़ औक़ाफ़ जिसको हम कहते हैं, जो इसकी निशानियाँ हैं, ये निशानियाँ एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से और एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती हैं। जुमलों की तराश खराश मीन्स काट छाँट। तराश खराश का मानी है काट छाँट। जुमलों की तराश खराश इनकी सही तरतीब और इस्तेमाल को समझने के लिए इनकी वाक़िफ़ियत होना ज़रूरी है। कहते हैं कि बेटा ये जुमलों की तराश खराश होती है जिसको हम कहते हैं काट छाँट, और उनकी जो सही तरतीब और उनके इस्तेमाल को समझने के लिए इनकी वाक़िफ़ियत होना ज़रूरी है। किसी जुमला या पैराग्राफ में अपने ख़यालात मीन्स थॉट्स, किसी जुमला या पैराग्राफ में अपने ख़यालात को अच्छी तरह से पेश करने के लिए अलामतों की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि बेटा अगर हम कोई जुमला या कोई पैराग्राफ लिखना चाहे और उस जुमले या उस पैराग्राफ में अपने ख़यालात को अच्छी तरह से पेश करना चाहे तो उसके लिए इन अलामतों की ज़रूरत होती है। तो ये अलामतें क्या हैं? यानी कि रमूज़ औक़ाफ़ की जो अलामतें हैं क्या हैं, कौन कौन सी हैं? नंबर 1, वक़्फ़ कामिल। ठीक, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फुल स्टॉप। तो इसकी निशानी ये है, जो दो ब्रैकेट के दरमियान है इसको कहते हैं वक़्फ़ कामिल, और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं फुल स्टॉप। वक़्फ़ कामिल पर ज़्यादा देर तक ठहरना पड़ता है। जो ये वक़्फ़ कामिल है जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, तो उस जगह पर ठहरना पड़ता है, ज़्यादा देर तक ठहरना पड़ता है। जहाँ पर ये अलामत आती है, अलामत मीन्स निशानी, जहाँ पर ये अलामत आती है तो समझना चाहिए कि जो ख्याल शुरू हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर हम इस वक़्फ़ कामिल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे अलामत मीन्स जहाँ पे ये निशानी आती है, तो उस वक़्त समझना चाहिए कि जो ख्याल शुरू हुआ था, यानी कि जो बात हमने लिखी थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। नोट, ये अलामत हर बयानिया फ़िक्रे इसमें एक लफ्ज़ है बयान, जिसको कहते हैं कौल या गुफ्तगू। दूसरा है फ़िक्रा मीन्स इबारत का टुकड़ा या जुमला। अब पूरा लफ्ज़ है बयानी फ़िक्रा, इसका मानी है वो बात या कौल जो किसी इबारत या जुमले का हिस्सा हो या किसी बात की इबारत का हिस्सा। यह अलामत हर बयानी फ़िक्रे के आखिर और पैराग्राफ के खात्मे पर आती है। अब इस वक़्फ़ कामिल का इस्तेमाल कहाँ पर करती है? हर एक जुमले के आखिर में या पैराग्राफ के आखिर पर ही इसका इस्तेमाल होता है। मसलन नंबर 1, खुदा किसी को इस कदर मोहताज न करे कि हाथ फैलाने की नौबत आए के बाद लास्ट पेज ने वक़्फ़ कामिल का इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल, आदमी खुद नेक हो तो दूसरे भी उससे नेक बर्ताव करते हैं। तो है कि लास्ट इसने वक़्फ़ कामिल का इस्तेमाल किया है। दूसरा है बेटा वक़्फ़ खफ़ीफ़, जिसको अंग्रेज़ी में कॉमा कहते हैं। तो इसकी निशानी ये बीच में है, उल्टा पेज जैसा। ठीक, उर्दू में इसकी शक्ल उल्टी वाव है। तो जो उर्दू में इसकी शक्ल है वो उल्टी वाव जैसी होती है। जहाँ ये निशान नज़र आए वहाँ थोड़ी वक्फे के लिए ठहरना चाहिए। जहाँ पे ये निशान हो, वक़्फ़ खफ़ीफ़ निशान हो, वहाँ पे कुछ देर ठहरना चाहिए। एक खफ़ीफ़ ठहराव के बाद आगे बढ़ना चाहिए। ये अलामत एक ही जुमला के अल्फाज और छोटे छोटे मुरक्कबात
मुराकाबात, ये मुराकब लफ्ज़ की जमा है जिसके मानी है तरकीब दिया हुआ। मुराकाबात के दरमियान आती है। कहते हैं कि बेटा ये एक खफीफ ठहराव के बाद आगे बढ़ना चाहिए और ये अलामत एक ही जुमला के अल्फाज और छोटे छोटे मुराकाबात में तरकीब दिया हुआ मुराकाब और छोटे छोटे मुराकाबात के दरमियान में ये आता है, आती है। मसलन जरद जरद, नीला, पीला और सुर्ख रंग मौजूद है तो जरद के बाद इस वक्फ़े खफीफ का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद नीला, नीला के बाद और फिर इसका इस्तेमाल हुआ है, फिर पीला और सुर्ख रंग मौजूद है। कहानियों, फिर उसके वक्फ़े खफीफ का इस्तेमाल किया है। कहानियों, किस्सों और हिकायतों को गौर से पढ़ो। उसके बाद है बेटा तीसरा वक्फ़ा। वक्फ़ा मीन्स जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं डैश, तो इसकी शक्ल जो है बीच में ब्रैकेट के दरमियान है, ये इसकी शक्ल है जिसको हम कहते हैं वक्फ़ा। वक्फ़ा को अंग्रेज़ी में डैश कहते हैं। जो ये वक्फ़ा है इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? डैश। ठीक। वक्फ़ा के बाद वक्फ़े खफीफ से ज़्यादा ठहरना चाहिए। जो ये वक्फ़ा है इसके बाद वक्फ़े खफीफ से इससे ज़्यादा ठहरना चाहिए। जैसे मिसाल से देकर समझाऊँगा। काफिर हिंदी हो मैं देखा मज़ा, ज़ोको शौक, दिल में दुरूदो सलात, लब पे दुरूदो सलात। देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्तान नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम कोई हमें उठाए क्यों। चौथा है फिर अलामी इस्तिफ़हाम जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसकी निशानी ये है ब्रैकेट के बीच में। अब देखिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। इस्तिफ़हाम के लफ्ज़ी माने हैं दरख्वास्त करना, पूछना या सवाल करने के हैं। जो बेटा ये इस्तिफ़हाम है इसके जो माने हैं वो है दरख्वास्त करना, पूछना या सवाल करना। सवालिया जुमले के आखिर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सवालिया जुमले होते हैं तो उनके आखिर में इसके इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जब हम कोई सवाल इससे पूछना चाहते हैं उस सवालिया जुमले के आखिर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसलन तुम इतनी देर कहाँ रहे, लास्ट पे इसका इस्तेमाल हुआ है, इसको इस अलामती इस्तिफ़हाम कहते हैं। क्या खा रहे हो। उसके बाद है पांचवा बेटा अलामत ताजुब या तासुफ। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मार्क्स ऑफ अमेजमेंट और एडमिरेशन। तो इसकी निशान बीच में है। ठीक। हैरत, ताजुब, सब्र और अफसोस के इजहार पर इस अलामत को किसी लफ्ज़ या जुमले के आखिर में लाते हैं। कहते हैं जो अलामत ताजुब या जिसको हम अलामत तासुब भी कहते हैं, ये हैरत, ताजुब और सब्र और अफसोस के इजहार पर इस अलामत का इजहार होता है। इस अलामत का इस्तेमाल होता है। इस अलामत को अलामती निदा भी कहते हैं। इस अलामत को दूसरा इसका नाम है अलामती निदा, यानी कि अलामती ताजुब का दूसरा नाम है अलामती निदा। मसलन आह तुम्हारे दादा जान न रहे, हाय ये अफसोसिया जुमला है, हाय मुसीबत का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। फिर उसके बाद अलामती तफसीलिया जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मार्क्स ऑफ डिटेल पर्टिकुलर्स। जब किसी बात को अलग सूरत में बताना हो तो उस अलामत का इस्तेमाल होता है। अगर हम किसी बात को किसी और एक अंदाज में पेश करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं अलामत तो इस अलामत का इस्तेमाल उस वक़्त किया जाता है। मसलन कश्मीरी जेलों के नाम ये हैं। ठीक। फिर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर ऐसे जुमले में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट सातवां पॉइंट इसमें अलामत निकात जिसको कहते हैं मार्क्स ऑफ डॉट्स। ये बीच में 3 नुक्ते इसी को कहते हैं अलामत निकात। ठीक। जब किसी बात का जिक्र करना किसी वजह से मुनासिब मीन्स मौजूद या जायज़ किसी वजह से मुनासिब न हो तो उसकी जगह तरतीब और वार 3 नुक्ते मीन्स डॉट्स तरतीबवार 3 नुक्ते डाले जाते हैं ताकि पढ़ने वाले को उस बात का एहसास हो जाए जो किसी वजह से न कही या न लिखी गई हो। कहते हैं कि बेटा जब हम किसी बात का जिक्र करना चाहते हैं तो किसी वजह से हम उस जगह तरतीबवार 3 नुक्ता डालते हैं ताकि पढ़ने वाले को इस बात का एहसास हो जाए
کہ جو کسی وجہ سے یہ نقطے کیوں ڈالے ہیں، تو جو کسی وجہ سے نہ کہیں لکھی گئی ہو، نہ لکھی گئی ہو۔ مثلا کل ان سے میری ملاقات ہوئی مگر بدقسمتی سے، ٹھیک، پھر اس نے یہاں پر علامت نکات کا استعمال کیا ہے، 3 نقطے ڈال کے اور کیا بتاؤ۔ اس کے بعد ہے علامت خطوط وحدانی، تو اس کی نشانی یہ ہے 2 پیش، ایک الٹا اور ایک سیدھے، ٹھیک۔ یہ نشان کسی لفظ یا فکرے کی اہمیت یا انفرادیت مینس خودی کے پیش نظر لگایا جاتا ہے۔ تو علامت خطوط کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نشان کسی لفظ یا فکرے کی اہمیت یا جو اس کی انفرادیت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نوٹ: اس علامت سے بہتر سے عناصر کی تشریح ہو جاتی ہے۔ مثلا راشد صاحب بڑے دیانتدار، یہاں دیانتدار افسر ہیں، دیانتدار میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ پھر ہے پوائنٹ 9 علامت اقتباس یا واویل، یہ کاما جیسے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انورٹڈ کاماس، اسی کو ہم علامت اقتباس یا واویل کہتے ہیں۔ کسی دوسرے کے قول مینس بات، ٹھیک، کسی دوسرے کے قول کو بلا واسطہ درج کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا جو علامت اقتباس ہوتا ہے، ہم کسی دوسرے کی جو کوئی بات ہوتی ہے اس کو بلا واسطہ درج کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا کرتے وقت اس شخص کے الفاظ میں کوئی رد و بدل مینس تبدیلی، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں چینج، کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان کوئی بات کہے تو اس شخص کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی یا کوئی چینج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا خیال صاحب نے کہا، اس نے کیا کہا، میں اس ماہ معاشرے میں شرکت نہیں کر سکوں گا۔ تو جو خیال صاحب نے یہ جملہ کہا ہے، میں اس ماہ معاشرے میں شرکت نہیں کروں گا، تو یہ وہی الفاظ اس میں لکھے گئے انورٹڈ کاماز میں جو اس نے کہے تھے، اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ تو آخر پیر ہے علامت بات، ٹھیک، تو اس کی نشانی یہ ہے بریکٹ کے بیچ میں۔ یہ نشان تخلص کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ جو یہ نشان ہے علامت بات، تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ شعراء اپنے تخلص کی جو ان کا تخلص ہوتا ہے وہاں پہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، غالب کے اوپر غالب اصل اس کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان، تو غالب اس کا تخلص ہے، تو غالب جو ہے اس کا تخلص ہے، اس پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ امید ہے بیٹا کہ آج آپ نے ٹاپک اچھے سے سمجھا ہوگا۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔